जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 12th क्लास पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। भारत की इतिहास को। तो भारत की इतिहास को कितने 3 भागों में बांट दिया गया है। एक में प्राचीन भारत और 2 में मध्यकालीन भारत और 3 में आधुनिक भारत। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या है? प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। जो पहला नगर था भारत की, वो क्या है? हड़प्पा पुरातत्व। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मानव सभ्यता के विकास के साथ 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 ही विश्व में नगरों का उद्गम एवं नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, भारत का विकास के साथ साथ नगरों का भी विकास हुआ। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जन्म हुआ, उसी प्रकार नगरों का भी क्या हुआ? उदय हुआ। ताम्र पाषाण युग अथवा कांस्य युग में पहली बार नगरों का उदय हुआ। ताम्र पाषाण और कांस्य युग में नगरों का पहली बार उदय हुआ। विश्व के विश्व के आरंभिक नगरों में सुमेर तथा सिंधु घाटी के नगर सर्वप्रथम है। जो नगर पहले प्रकाश में है वो क्या है? सिंधु घाटी के नगर प्रमुख हुआ है। ठीक है, ये दोनों समकालीन भी थे। कलातर कलातर में मिस्र, यूनान, रोम और अन्य देशों में नगरीय सभ्यता विकसित हुई। देखिए, पहला तो नगर सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में है। उसके बाद में अनेक नगरों क्या क्या सब अपने अपने प्रकाश में आने लगे। क्या आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? जो पहला नगर था प्राचीन भारत का, वो मर मिट गया था, खत्म हो गया था, तो उसका खोज कैसे हुआ? ठीक है, हम बता देना इसको। देखिए, प्राचीन भारत के सभ्यता सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की खोज उत्खनन के द्वारा किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। और अनेक प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। 1875 में विख्यात पुरातत्व अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक का प्रथम निर्देशक बनाया गया। जो हड़प्पा सभ्यता का प्रत्यय थी का खोज 19वीं शताब्दी में कौन किए थी कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को कनिंघम को हड़प्पा से एक लिपिबंध मुहर प्राप्त हुई। यानी लिपि बंद, उस पर लिखा हुआ मुहर प्राप्त हुआ। इस पर एक कनिंघम को हड़प्पा से एक लिपिबंध मुहर प्राप्त हुई। इस पर एक सांड की मूर्ति बनी हुई थी तथा अज्ञात लिपि में कुछ अक्षर खुदे हुए थे। उन्हें जहां तहां टूटे भवनों अवशेष भी बिखरे पड़े थे। जो मुहर प्रकाश में आया यानी मिला, उस पे क्या चीज का? सांड की मूर्ति बनी हुई थी तथा अज्ञात अक्षर लिखे गए थे, जो उसको पढ़ने का, जिससे पढ़ने किसी को भी नहीं आता था। इस आधार पर कनिंघम महोदय ने यहाँ किसी प्राचीन नगर के होने का अनुमान लगाया। यहाँ बिखरी ईंटों को देखकर उन्होंने कहा था कि ये ईंट इतनी अधिक थी कि इससे लाहौर से मुल्तान तक जितनी दूरी 100 मील थी, रेल लाइन बनाई जा सकती थी। देखिए देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता का कनिंघम सर्वेक्षण कर रहे थे, तो वहां पे ईंटों और महलों का प्रमाण मिला। इससे लगता था कि यहाँ पे नगर होने का उनको अनुमान लगता था। यहाँ बिखरी ईंटों को देखकर इतनी अधिक थी कि इससे लाहौर से मुल्तान तक जितनी दूरी 100 मील थी। और देखिए, इतना ईंटा था उसमें खुदाई के दौरान से, मान लो इसमें कितना महल बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों
देखिए हड़प्पा हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का पता विद्वानों को 1921 में तब चला जब एक भारतीय पुरातत्व दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन आरंभ किया। देखिए जब दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन आरंभ किए तब 1921 में हड़प्पा के बारे में क्या उन लोगों को जानकारियां प्राप्त हुई। इस उत्खनन के दौरान उन्हें आरंभिक ऐतिहासिक काल के पहले के स्तरों से अनेक मुहरें मिली। जब उत्खनन करा रहे थे तो उनको अनेक मुहरें प्राप्त हुई। इससे पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इसी समय राखल दास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। अब इसी बीच दौरान राखल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी यानी सिंध को उत्खनन कराया। उन्हें भी हड़प्पा से मिलती जुलती मुहरें मिली। अब देखो ये हड़प्पा की उत्खनन कराई तो वहां पर भी मुहर मिला और यहाँ पर भी सिंधु घाटी में मुहर मिला और दोनों एक दूसरे के से मिलते जुलते थे। इससे विद्वानों यह अनुमान लगाने लगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता के हैं। जब दोनों मोहर एक जैसा प्राप्त हुए तो इन लोगों को लगा कि दोनों एक ही सभ्यता के हैं। इस समय से हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अनेक उत्खनन किए गए। पुरातत्व सर्वेक्षक निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एम.एस. वत्स्य ने 1921 में ही हड़प्पा का उत्खनन बड़े स्तर पर तथा वैज्ञानिक पद्धति पर से किया। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो का उत्खनन भी मार्शल के नेतृत्व में हुआ। अभी पूछेगा ऑब्जेक्टिव मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, तो यहाँ पे मार्शल के नेतृत्व में लिखते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का विस्तृत उत्खनन 1925 में आरंभ हुआ। तो 1938 में मैके ने इस स्थल का पुनः उत्खनन कराया। फिर से इसका 1938 में मैके ने हड़प्पा सब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। 1946 में देखिए जब दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने उत्खनन कराने के बाद अनेकों आदमी क्या किए, उसका उत्खनन कराने लगे। चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज के प्रमुख चरण, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का प्रमुख चरण कब खोजा गया, तो 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किया गया और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन एवं राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया गया। ठीक है, उसी प्रकार 1938 में मैके द्वारा मोहनजोदड़ो का विस्तृत उत्खनन फिर से उत्खनन उसका कराया गया। 1946 में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आगे होते हैं, बहुत बड़ा पीडीएफ है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्तर, जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हो रहा था तो उसमें क्या क्या स्थल मिला, उसका विस्तृत कहाँ तक था, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग पढ़े। तो आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। प्रकाश में आए ये दोनों प्रथम, जब स्थल का खुदाई हो रहा था तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रथम प्रकाश में आए। ठीक है, प्रकाश में आए। विगत वर्षों में हड़प्पा संस्कृति से संबंध लगभग 2800 स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा अनेक प्रकार की क्या सीमा तक ढूंढे गए। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पे लिखा गया राजस्थान, गुजरात सीमा तक इसको ढूंढे गए। इनमें तीन प्रकार की स्थल है, एक में आरंभिक, एक में विकसित, एक में उत्कालीन। पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या लगभग 1022। इस सभ्यता का केंद्र सिंधु घाटी के सिंध और पंजाब में थे। यहाँ से इसका प्रसार दक्षिण और पूर्व में हुआ। तो ये हड़प्पा संस्कृति का विस्तार एक त्रिभुजकार क्षेत्र में था। ये हड़प्पा सभ्यता था वो त्रिभुजकार था, यानी तीन कोनों जैसा लगता था। ठीक है, यह विस्तार उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान एवं मकरान
समुद्र तट से उत्तर पूर्व में मेरठ जिला तक था। इसकी पश्चिम सीमा शुष्क गेंडोर, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिण दैमाबाद तथा उत्तरी मांडा मानी गई। इतने देखिए इसके प्रमुख हम स्थल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है, तथा इसके स्थल पढ़ेंगे। तो इसके विस्तार कहाँ कहाँ तक है इसको पढ़ लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, प्रथम नगर क्या था? हड़प्पा। तो यह मुल्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था। जो हड़प्पा था यह मुल्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था। सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आए। यहाँ के उत्खननों से नगर निर्माण योजना तथा सभ्यता के अन्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ से गढ़ी अथवा दुर्ग और निचले नगर की योजना प्रकाश में आए। यहाँ अनागार भी मिले। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन हुआ तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनागार भी प्राप्त हुआ और निचले नगर में योजना में प्रकाश है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज प्रकाश में आए? अनागार। यानी अनागार क्या होता है? अनागार क्या होता है? अनाजों को रखने के लिए अनागार उसे बोल जाता है, ठीक है। 2 नंबर में कहाँ तक बताता है? 2 नंबर में प्रकाश में आया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 483 किमी की दूरी पर यह नगर पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। देखिए जो मोहनजोदड़ो था ये हड़प्पा से कितना 483 किमी दूरी पर यह नगर पाकिस्तान में लरकाना में सिंधु नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो को पुरातत्ववेत्ताओं ने मृतकों का टीला कहा है। देखिए मोहनजोदड़ो को क्या चीज मृतकों का टीला कहा गया है, इसको भी आप लोग याद कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे यहाँ का सबसे प्रमुख स्मारक विशाल स्नानागार है। देखिए यहाँ पे जो मिला वो सबसे प्रमुख क्या है? विशाल स्नानागार, यानी नहाने का स्नानागार वहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा में क्या चीज प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा में अनागार प्राप्त हुआ। और 3 नंबर कौन है? 3 नंबर है चंद्रहूडो। देखिए चंद्रहूडो यह पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंधु घाटी के तट पर स्थित था, जहां भवन एवं मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। ये हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पहले बताए थे, जब मानव विकास के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ, यानी उत्पत्ति हुआ, ठीक है। इसमें कोई पढ़ना नहीं। हड़प्पा सभ्यता की तिथि, हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब तक था, इसको भी आप लोग अपने से याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। ये नगर निर्माण एवं भवन मोहनजोदड़ो का विशेष था। और देखिए मोहनजोदड़ो में नगर निर्माण किस तरह से था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की नगर निर्माण योजना है। देखो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता यहाँ की नगर निर्माण है। नगरों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अनुसार किया गया था, यानी नगर निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था। नगर निर्माण में आश्चर्यजनक एक रूपता दिखलाई देती है। यद्यपि ये नगर एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। प्रत्येक नगर नदी के किनारे अथवा उसके निकट बसा हुआ था। जो नगर था वो नदी के किनारे बसा हुआ था। भवनों के निर्माण में एक माप की ईंटों पकाई गई अथवा धूप में सुखाई गई का व्यवहार किया गया। पकाई गई ईंटों का व्यवहार जिस स्तर पर हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है वह सुमेर अथवा मिस्र में नहीं देखा गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर निर्माण था वो ईंटों से बनाया गया था, पकाकर। नगर निर्माण में सड़कों, गलियों तथा गंदा पानी के निकलने यानी निकासी के लिए नालियों का प्रबंधन किया गया, पर विशेष ध्यान दिया गया था। जो सिंधु घाटी में या हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, गंदा पानी निकलने के लिए क्या चीज बनाया गया था? नालियां बनाई गई थी, यानी उसे थी कचरा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जल निकासी की उत्पन्न व्यवस्था इस सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता है। भवनों का निर्माण भी योजनाबद्ध रूप में किया गया था। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों के उत्खनन से इस पर प्रकाश पड़ता है। देखिए यहाँ पे
जो मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण था वो बहुत ही सुनिश्चित यानी बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था, जिसमें अथी मोहनजोदड़ो में गंदे जल और कचरा निकलने के लिए नालियां बनाई गई थी। ठीक है, इसको आप लोग बोल दीजिएगा, पूछेगा नगर निर्माण के बारे में। दो स्तरीय नगर यानी हड़प्पा सभ्यता का नगरों निर्माण इस प्रकार किया गया था कि वे दो स्तरीय दिखलाई देते हैं। मोहनजोदड़ो नगर दो भागों में विभक्त है, यानी मोहनजोदड़ो जो नगर है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक छोटा, इसको हम अपने अंदाज से बता दे रहे हैं, ठीक है, जो याद है। तो ये इसको हम अपने अंदाज से बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण काफी सुंदर ढंग से किया गया था। मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांट दिया गया था, एक में है दुर्ग और दो में है निचला शहर। दुर्ग छोटा था किंतु ऊंचे स्थानों पर बना था। इसमें राजा और राजा के अधिकारी लोग रहते थे। दूसरा में निचला शहर बड़ा था जिसमें कच्ची ईंटों के घर बने थे, इसमें आम प्रजा रहते थे। ठीक है, जो दुर्ग था, क्या बोलते हैं, दुर्ग छोटा था किंतु ऊंचे स्थानों पर बना था। क्या, दुर्ग छोटा था किंतु ऊंचे स्थान पर बना था, इसमें राजा और राजा के अधिकारी रहते थे। और निचला शहर क्या था, बड़ा था, जिसमें क्या बोलते हैं, आम प्रजा लोग रहते थे। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, जो इतना बड़ा पीडीएफ है इसको पढ़ाने में थोड़ा तेजी पढ़ा रहे हैं। तो ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो में नहाने के लिए स्नान करने के लिए जो स्थल था, इसको पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यह दुर्ग के भीतर बना एक आयताकार जलाशय था, यानी एक तालाब था। क्या था, दुर्ग के भीतर बना था, एक आयताकार जलाशय था। यह चारों ओर से एक गलियारे में घिरा था, ये चारों ओर से घिरा हुआ था। इसकी लंबाई करीब 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। इस जलकुंड में अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी सिरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। इस जलकुंड में प्रवास करने के लिए क्या सीढ़ियां बनवाई गई थी। फर्श के निर्माण में विशेष सावधानी बरती गई थी। यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। जलाशय के तीनों ओर कमरे बने हुए थे। जो जलाशय था, इसके तीनों ओर क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, जिसमें से लोग नहा कर वहां पे क्या करेगा, स्नान करेगा। जो संभवतः 2 मंजिला थे। जो भवन थे वो कितना मंजिला, 2 मंजिला थे। इसको भी आप याद कीजिए। इन कमरों में संभवतः पुरोहित रहते थे। इस कमरे में जो क्या रहते थे, पुरोहित यानी पुराने लोग रहते थे। एक कमरा में एक बड़ा कुआं था, जिसका जल जलाशय में आता था। जलाशय के पानी के निकास से यानी निकलने के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ था। जो जलाशय था, इसके पानी निकलने के लिए यानी गंदे जल निकलने के लिए क्या, एक बड़ा नाला बना हुआ था। जलाशय के उत्तर में एक गली के दूसरे ओर 8 छोटे स्नान घर बने हुए थे। यानी जलाशय के उत्तर के दूसरी ओर 8 छोटे माने छोटा सा स्नान घर बने हुए थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ बने एक बड़े नाले में गिरती थी। पुराविदों का अनुमान है कि इस जलाशय का व्यवहार, देखिए यही है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं इसको, जलाशय, यही है जलाशय, चारों तरफ से घिरा गया है इसको। अब पढ़ लेते हैं अनागार, यानी हड़प्पा सभ्यता में अनागार प्राप्त हुआ था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अनागार जो था, ये अनागार, ये सॉरी थोड़ा अति हो गया था, कट हो गया था। ये जो अनागार है हड़प्पा सभ्यता का, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यही है अनागार, हड़प्पा सभ्यता का अनागार यही है। ठीक है, यही है हड़प्पा सभ्यता का अनागार। देखिए यह अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए एक गोदाम था। मोहनजोदड़ो का अनागार सबसे बड़ा था, जिसकी लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। यानी
अनागार जो है ये अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी जितने भी हड़प्पा सभ्यता में अनाज होते थे, सभ्यता में यानी जितने भी अनाज होते थे उसको सुरक्षित रखने के लिए अनागार में रखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोथल का गोदीवाड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए लोथल का गोदीवाड़ा यह मोहनजोदड़ो का एक विशाल जलकुंड था। यह मोहनजोदड़ो का एक विशाल जलकुंड था जो पक्की ईंटों का बना था। इसकी लंबाई 218 मीटर तथा चौड़ाई 37 मीटर और गहराई 3.3 मीटर थी। इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। ये जो लोथल का गोदीवाड़ा था, यह मोहनजोदड़ो का एक विशाल जलकुंड था जो पक्की ईंटों का बना हुआ था और इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। ये आवासीय भवन रहने के लिए तो पढ़ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण सुनिश्चित योजना अनुसार किया गया था। मोहनजोदड़ो के निचले शहर और अन्य स्थल में आवासीय भवनों की जानकारी मिलती है। प्रत्येक घर के मध्य में एक बड़ा आंगन होता था। प्रत्येक घर होता है उसमें एक बड़ा आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। घर के अंदर रसोई घर, स्नानघर एवं शौचालय की व्यवस्था थी। देखो अभी जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल में भी व्यवस्था था। ठीक है, उसमें भी शौचालय था, उसमें भी नहाने के लिए घर था, उसमें भी रसोई घर था। ठीक है, घर में कुआं और नाली की भी व्यवस्था थी। घर में कुआं और नाली की भी व्यवस्था थी। मकान इस प्रकार बनाए जाते थे कि प्रवेश द्वार से आंगन सीधा दिखलाई नहीं देता था। देखो मकान इस प्रकार बनाए जाते थे जो घुसने का क्या बोलते हैं, घर में घुसने का जो प्रवेश द्वार होता है वो आंगन ना दिखाई दे सीधा। ठीक है, भूमितल पर बनाए गए मकान में खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। जो निचला मकान थे उसमें खिड़कियां नहीं बनाई गई थी, भूमितल वाले नीचे वाले। कुछ मकान में ऊपरी तल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। मकान के सामान्यतः एक ही अनुपात की पकाई गई ईंटों के व्यवहार किया जाता था। धौलावीरा में भवन सामग्री के रूप में पत्थर का व्यवहार भी होता था। देखो धौलावीरा में भवन सामग्री यानी भवन बनाने में पत्थर का भी निर्माण होता है, क्या व्यवहार होता है यानी प्रयोग होता था। मकान की दीवारों को मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें चिकना बनाया जाता था। फर्श ईंट से बनाया जाता था। देखिए जो मकान की दीवारें थी उसको मिट्टी से लेप कर यानी लेवर कर, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं लेवर कर, उसको क्या चिकना बनाया जाता। ठीक है, भवन विभिन्न आकार के बनाए गए। अभी भी विभिन्न प्रकार के भवन बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी वैसे ही भवन अनेक प्रकार के बनाए जाते थे। कुछ बहुमंजिले अनेक कमरों वाले बड़े मकान थे तो कुछ एक मंजिले कमरे वाले छोटे मकान थे। कुछ बड़े मकान बनते थे, कुछ छोटे मकान थे उस समय भी। मकानों के आकार से सामाजिक वर्गीकरण एवं गरीबी अमीरी का बोध होता था। आज भी गरीबी अमीरी का भेदभाव होता है, उस समय भी गरीबी अमीरी का बोध होता था। बड़े मकान धनी वर्ग के लिए तथा छोटे सामान्य लोगों के लिए बनाए गए थे। जो बड़े मकान थे वे धनी लोगों के रहने के लिए बनाए गए थे और जो छोटे मकान थे वो सामान्य यानी गरीब लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए बनाए गए थे। हम मजदूरों के रहने के लिए आवास को पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो में बैरक नुमा 2 पंक्तियों में बने 16 मकान मिले। मोहनजोदड़ो में बैरक नुमा 2 पंक्तियों में बने 16 मकान मिले थे। इनमें एक बड़ा और एक छोटा कमरा था। जो इनमें था एक बड़ा और छोटा कमरा था। हड़प्पा में दुर्ग की दीवार के निकट 2 पंक्तियों में 15 छोटे छोटे 2 कमरे वाले मकानों की श्रृंखला मिली है। इसके समीप ही भटिया मिली है। इसके समीप ही भट्टी, हम लोग भट्टी ईटा का भट्टी बोलते हैं, भटिया मिली है। इससे अनुमान लगता है कि इनमें धातु का काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। देखो जो हड़प्पा में दुर्ग की दीवारों के निकट 2 पंक्तियां 15 छोटे छोटे कमरे में मकानों की श्रृंखला मिली, इसमें श्रमिक भटिया मिली। इसमें अनुमान लगता है कि जो कमरे थे उसके आसपास भटिया यानी ईंट पकाने की सामग्री मिली, जिससे अनुमान लगता है कि इनमें धातु का काम करने वाले श्रमिक रहते हैं।
चंद रूटों से भी मजदूरों की विवस्थित या कारखाना का प्रमाण मिला। देखो सड़कों एवं गलियों की व्यवस्था, तो इससे पहले बताते हैं हम अपने अनुसार से। देखो सड़कों और गलियों की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई थी, बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई थी। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं गलियों का जालसा बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी थी, सड़कें क्या होती, चौड़ी थी, तथा वे छोटी छोटी उप सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें चौड़ी थी और तथा छोटी छोटी सड़कों से भी जाकर जुड़ी हुई थी। ये एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी एक समकोण सा एक दूसरे पर जाकर काटती थी यानी जुड़ती थी। फलस्वरूप संपूर्ण नगर अनेक वर्गाकार आयतों या खंडों में विभक्त नजर आता था। मोहनजोदड़ो का प्रमुख मार्ग 9.14 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो का जो सड़क था, मार्ग था, वो 9.14 मीटर चौड़ा था। गलियां भी 3 मीटर चौड़ी थी। गलियां जो थी 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारों गड्ढे बने हुए थे जिसमें कूड़ा फेंका जाता था। सड़कों के किनारे ढालवा बनाया जाता था जिससे सड़क पर पानी का जमाव न हो सके। देखो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें था वो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया था। जो सड़कें क्या होती थी, चौड़ी होती थी, जो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी यानी विभक्त होते नहीं काटती थी। जो सड़कें की लंबाई थी, बल्कि क्या सड़कें क्या, प्रमुख मार्ग 9.14 मीटर होता था तथा गलियां 3 मीटर होती थी। और यहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था और कूड़ा कचरा गड्ढे में फेंका जाता था, यानी साफ सुथरा पर बहुत ही ध्यान दिया जाता था। सड़कों की बताए पीने के पानी, देखिए मोहनजोदड़ो में पानी पीने के लिए कुआं की व्यवस्था था जिसमें मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं बनाए गए थे। जल निकासी, यानी जल निकासी के लिए सड़कों के आरी आरी यानी सड़कों के आरी आरी नाले बनाए गए थे जिससे मोहनजोदड़ो के गंदे जल बाहर निकलते थे। देखिए वही यही मोहनजोदड़ो का क्या बोलते हैं कुआं होता था, जो अभी भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था या निर्वाह की व्यवस्था, यानी उनको खाने पीने रहने की सुविधा क्या थी, क्या करते थे अपना जीवन चलाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी भी किसी भी जैसे में कृषि से जुड़ते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए या किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं, वैसे ही पहले के ज़माने में प्राचीन काल के लोग अपना भी जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार की कार्य करते थे। जैसे में पशुपालन, जैसे कि पशुपालन हड़प्पा सभ्यता में आय का प्रमुख स्रोत था जिससे दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त होता था। इसके अलावा सामानों को ढोने में इसका उपयोग होता था। देखिए जो पशुपालन था ये आय का स्रोत था, यानी आय का स्रोत था जिससे दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त होता था। इससे इसके अलावा सामानों को ढोने में भी पशुओं का प्रयोग होता था। ठीक है, दो में क्या है, कृषि। हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी आय का प्रमुख स्रोत था। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें कृषि भी आय का प्रमुख स्रोत था जिसमें जिसमें हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार के उत्पादन करके आय प्राप्त करते थे। हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार के अनाजों को उत्पादन करके आय प्राप्त करते थे। शिल्प एवं उद्योग, देखिए शिल्प उद्योग क्या होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता में हाथों से मिट्टी के बर्तन, मूर्ति या खिलौने आदि बनाए जाते थे जिन्हें बाजारों में बेचकर आय प्राप्त किया जाता था। यानी अपने हाथों से अनेक प्रकार की मूर्ति या खिलौना, अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, उससे बाजारों में बेचकर आय प्राप्त किया जाता था। जैसे में आज भी होता है, कुम्हार लोग करते हैं लोग, तो ये अनेक प्रकार के खिलौने बर्तन बनाकर उससे बाजार में बेचा जाता था। ये धातु गिरी, यानी क्या बोलते हैं, मुहर, ठीक है? या धातु गिरी बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता में टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक विकसित हो गई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक विकसित हो गई थी। इससे बर्तन, औजार एवं हथियार बनाए जाते थे। कांसे की बनी सुराही, लंबी एवं छोटी कुल्हाड़ी, लकड़ी चीरने का आरा और मछली पकड़ने का कांटा उत्खननों से मिले थे। देखिए आज भी हम लोग धायती क्या बोलते हैं हथियार बनाते थे, वैसे भी पहले भी बनाते थे लोग। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मिट्टी के सामान बनाना, नहीं बताए थे, मिट्टी के सामान बनाना, शिल्प के, पत्थर के सामान बनाना, धातु के व्यवहार प्रदर्शन भी पत्थर का क्या बोलते हैं
जैसे पत्थर का बर्तन भी बनाए जाते थे, ओखली, ब्रह्मस्थल, सिंघा, बर्तन, ये लकड़ी के सामान, लीजिए फॉर्चूनर फॉर्चूनर फर्नीचर लकड़ी से बनाए जाते थे। वो उस समय भी फर्नीचर लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, वस्त्र वस्त्र इस सभ्यता के निवासियों को सूत काटने, वस्त्र बुनने, उन्हें सीने, रंगने एवं उन पर कसीदा करने की कला ज्ञात थी। देखिए मोहनजोदड़ो में यानी वस्त्र वस्त्र बनाने और रंगने की कला उन्हें ज्ञात थी। सिंधु प्रदेश में कपास की खेती बहुयातक से होती थी, यानी सिंधु प्रदेश में कपास की खेती बहुत ज़्यादा अधिक होती थी, इसलिए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। सूती सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र बुने जाते थे। मोहनजोदड़ो से बुने गए वस्त्र का एक टुकड़ा मिला। अनेक वस्तुओं पर वस्त्र के छाप भी पाए गए। उत्खनन के दौरान बड़ी संख्या में सूत काटने के तकिए, वस्त्र बुनने की चरखियां एवं वस्त्र सीने वाली सुइयां प्राप्त हुई। जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ तो वहाँ अनेक प्रकार की वस्त्र काटने, बिनने, उनने, सीने की सुइयां प्राप्त हुई। मनका बनाना, मिट्टी का बर्तन बेलनाकार, आयताकार, गोलाकार, ढोलाकार बनाया जाता था। ठीक है। कुछ मनके दो पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। मोहर यानी मुहर बनाना, यानी अपने देश की, अपने राज्य की पहचान होता था मोहर। ठीक है। जैसे हम लोग का पहचान है तिरंगा, तो उसी प्रकार प्राचीन काल में मुहर पहचान होते थे अपने देश, अपने राज्य के लिए। ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का प्रचलन अधिक था, जिस पर अनेक पशु पक्षियों के चित्र बने थे। उन्हें अच्छी दामों में बेचकर आय प्राप्त होता था। तो ये जो मोहर था, इनको मोहर हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का प्रचलन अधिक था, मोहर का प्रचलन उसमें अधिक था, जिन पर अनेक पशु पक्षियों के चित्र बने थे और इन्हें अच्छी दामों में बाजारों में बेचकर क्या आय प्राप्त किया जाता था। व्यापार और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हड़प्पा सभ्यता की तो ये सामाजिक जीवन को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बताने के लिए तो बताएंगे क्या। तो ये तो एक में सामाजिक संगठन यानी समाज, तो इसको हम अपने तरीके से बता दे रहे हैं, पढ़े हैं तो छोटा सा करके। हड़प्पा सभ्यता का समाज में बड़े बड़े परिवार होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता का समाज थे वो बड़े बड़े एक एक पीढ़ी एक साथ रहते थे, जिसमें कई पीढ़ी एक साथ ही अपना जीवन यापन करते थे। दो में है रहन सहन, यानी हड़प्पा सभ्यता में रहन सहन कैसा था। हड़प्पा बोल दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन बहुत ही साफ सुथरे थे। वे लोग काफी मेहनती होते थे। वे लोग काफी मेहनती होते थे। मनोरंजन के साधन, तो तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना आदि मनोरंजन क्या थे, साधन थे। उस समय हड़प्पा सभ्यता में जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना मनोरंजन के साधन होते थे। बस इतना ही लिख दीजिएगा, सामाजिक जीवन हो जाएगा 5 को। या लिखिए वहाँ पे वेशभूषा। वेशभूषा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में वेशभूषा था। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष लोग कमर के नीचे धोती पहनते थे, जबकि स्त्रियां घाघरा पहनती थी। उस समय पुरुष लोग कमर के नीचे क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, और स्त्रियां घाघरा पहनती थी। पुरुष लंबे मूछ दाढ़ी रखने के शौकीन थे, जबकि स्त्रियां जूड़ा चोटी बांधने की शौकीन थी, जो आज भी स्त्रियां ऐसे करती है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। खान पान, अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का खान पान कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन के रूप में अनाज, दाल, मांस, मछली आदि का प्रयोग करते थे। जो हम लोग आज भी करते हैं वो लोग भी पहले करते थे, खाना पीना की, जैसे मांस, मछली, अनाज आदि का। आगे बढ़ते हैं। तो ये धार्मिक विश्वास एवं प्रमुख देवी देवता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताना है हम लोग को। तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताने के लिए क्या बोलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है, यानी देखा जा सकता है। एक में है मातृ देवी की पूजा, तब इसको बोलना है
हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई जो स्त्रीलिंग थी। हड़प्पावासी इसे मातृदेवी मानकर पूजा करने लगे। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान एक ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई जो स्त्रीलिंग थी और इसे हड़प्पावासी मातृदेवी मानकर इसे पूजा करने लगे। यही मूर्तियां है, यही मूर्तियां प्राप्त हुई और हड़प्पावासी मातृदेवी की मूर्ति मानकर पूजा करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रजनन शक्ति की पूजा, पशुपति की पूजा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुआ जिसमें एक योगी पलथी मारकर बैठा था और इसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा तथा भैंस खड़े थे। हड़प्पावासी इसे पशुपति महादेव मानकर पूजा करने लगे। ये था हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। ठीक है, अब क्या देखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। पशु एवं नाग पूजा, पशु एवं नाग पूजा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुछ पशुओं को भगवान की सवारी माना जाता था, जिसके कारण हड़प्पावासी बैल, उल्लू, क्या बोलते हैं, उल्लू, बाघ, चूहा आदि की क्या बोलते थे, पूजा करते थे। यानी भगवान की सवारी मानकर अनेक पशु पक्षियों की पूजा करते थे। पशु एवं नाग, ठीक है। जल एवं प्रतीक पूजा, यानी जल एवं अग्नि पूजा के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में शुभ अवसरों यानी खुशी के दिनों पर जल एवं अग्नि की पूजा भी होती थी। आगे बढ़ते हैं। राज्य और प्रशासन, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन क्या व्यवस्था थी, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। राज्य और प्रशासन, पुरातात्विक तात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा राज्यों के गठन और प्रशासनिक स्वरूप की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्तरों के गढ़ी के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता अनेक स्थलों में गढ़ी यानी गड्डी का प्रमाण मिले हैं जहाँ राजा के निवास माना गया है। इसी प्रकार अनागार राजकीय कोष के रूप में कार्यरत रहे होंगे। उत्खनन में बड़ी संख्या में मिट्टी के छोटे गेंदे एवं पत्थर के छोटे टुकड़े ढेर में पाए गए हैं, जिनका व्यवहार शस्त्र के रूप में किया जाता था। सुरकोट्रा में प्राप्त एक मिट्टी के बर्तन पर एक सैनिक का चित्रांकन है। इन साक्ष्यों में दुर्ग कोष या सैनिक से पता लगता है कि हड़प्पा एक संगठित राज्य था, परंतु इसका प्रशासनिक स्वरूप क्या था, इसका उत्तर भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर। देखिए आज जैसे कि आज भी हम लोग के सुरक्षा के लिए सैनिक प्रबंधन यानी सेना का प्रशासन की व्यवस्था की गई है, पुलिस और आर्मी की, उस प्रकार भी उस समय भी मोहनजोदड़ो में यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में भी प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसमें अनेक पदों पर बहालियां की गई थी सैनिकों की, जिसमें अनेक प्रकार के अनेक पदों पर सैनिकों की बहालियां की गई थी। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक हम लोग पढ़ लिए हैं, वहाँ पे क्या क्या बनाए गए थे, तकनीक क्या थी, क्या क्या बनाते थे हाथ से, इसके ऊपर। देखिए ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी हड़प्पावासी के सराहनीय प्रगति की। उन्हें विज्ञान में सराहनीय है। उन्हें रसायन विधा, धातुक्रम, औषधियों के निर्माण एवं शल्यक्रिया का ज्ञान था। वे टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाया करते थे। वे टीन और तांबा मिलाकर क्या कांसा बनाया करते थे। वे धातु गलाने की कला एवं रंगों के उपयोग से भी परिचित थे। वे धातु भी बनाते थे और रंगों का उपयोग भी करते थे। मिट्टी के बर्तन को एक निश्चित ताप तक ही पकाया जाता था। माप तौल के लिए हड़प्पा सभ्यता वालों ने एक निश्चित एवं प्रमाणिक प्रणाली बना ली थी। संभवतः उन्हें दशमलव प्रणाली का भी ज्ञान था। उन्हें अंकगणित, रेखागणित, खगोल एवं ज्योतिष विधा का भी ज्ञान था। उन्हें भी अंक क्या गणित, रेखागणित तथा ज्योतिष विधा का भी ज्ञान था। ग्रहों और नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर वे बाढ़ से सावधान हो जाया करते थे तथा कृषि कार्य सूक्ष्मतात्मक कर लेते थे। उन्हें देखिए वो भी
बाढ़ से सावधान हो जाते तथा कृषि अपना निमश कर लेते। उन्हें विभिन्न रोगों की पहचान थी, उन्हें विभिन्न रोगों को भी पहचान करने आती थी। इनका उपचार करने के लिए औषधि बनाते थे। आज दवा का प्रचलन हुआ है, उस समय औषधि बनाते थे। कालीबंगन और लोथल के खोपड़ी की शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा लिपि, तो हड़प्पा लिपि जब प्राप्त हुई है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हड़प्पाई स्थल के उत्खननों से बड़ी संख्या में लिपिबंध मुहरें प्राप्त हुई। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, वहाँ पे अनेक संख्या में, अधिक संख्या में क्या चीज, मुहर प्राप्त हुई। मोहरों पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए थे, यानी मोहरे पर छोटे छोटे यानी कुछ लिखा गया था, जो संभवतः मुहर जारी करने वाले व्यक्ति के नाम और पद की ओर इंगित करते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि लिपि के चित्रों से सांकेतिक रूप से निरक्षर लोगों को समझाया जाता था, परंतु लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आगृत मानते हैं। ब्राह्मी लिपि से भी इसकी तुलना की गई है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना अभी भी बाकी है। इतना तय है कि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। देखिए, इसको पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, लिपि जो प्राप्त हुई है, लेकिन यह सबको मालूम है यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अनुमानतः, यानी अनुमानतः है इस पर क्या, अक्षरों की संख्या 400 के लगभग थी। जो इस पे अक्षर लिखे गए थे उस पे 400 से अधिक, 400 लगभग थी। लिपि के प्रचलन से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता विद्यमान थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान एक छोटे छोटे मुहरे प्राप्त हुए जिस पर कुछ अभिलेख थे। ठीक है, उस मुहर को पढ़ना सबकी बस की बात नहीं थी। जो मुहर द्रविड़ भाषा में बोले, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा में आगृत मानते थे। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जिस पर 400 से अधिक अक्षर प्राप्त थे, लिखे हुए थे या प्राप्त थे। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत। अब हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गया, यानी पतन उसका कैसे हो गया, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईस्वी पूर्व के 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास यानी हुआ, जिसकी निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ 1900 ईस्वी पूर्व में, जिसके अनेक कारण माने जाते हैं। एक में है विदेशी आक्रमण। एक में क्या है, विदेशी आक्रमण। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता इसको बोलिएगा, हड़प्पा में दूसरे देशों ने आक्रमण करके इसकी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। क्या क्या बोलिएगा, हड़प्पा में दूसरों देशों ने आक्रमण करके इसकी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, यानी खत्म कर दिया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दो में है प्राकृतिक कारण। इसको बोलिएगा, हड़प्पा सभ्यता में हमेशा बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि जैसे घटनाएं होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यानी हड़प्पा सभ्यता में हमेशा बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि जैसे घटना होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और 3 में है प्रशासनिक कारण। इसको बोल दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन व्यवस्था कमजोर होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। 4 में है आर्थिक कारण। इसको बोलिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कृषि उत्पादनों में कमी होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि उत्पादनों में कमी होने के कारण हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या हो गया, कमजोर हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। प्रवर्ती भारतीय सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के दिन प्राप्त किया। और पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता की समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता की समस्याएं, ये हड़प्पा सभ्यता की समस्याएं खासकर पूछता नहीं है, बट इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पिछले पृष्ठों में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता कैसे प्रकाश में आई तथा इसकी क्या मुख्य विशेषता थी। हम लोग अगले ऊपर वाले पेज में पढ़े थे कि इसकी क्या समस्या, पहले क्या कब प्रकाश में आई तथा इसके विशेषताएं क्या थी।
इन विशेषताओं का अध्ययन उपलब्ध है पूरा साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। यहाँ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा स्थलों के आरंभिक उत्खनन के बाद उत्खननों तथा पुरावशेषों के आधार पर विस्मृत इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है। साथ ही प्राप्त पुरावशेषों की सही व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। लिखित शर्तों के आधार पर अधिक बल। कनिंघम ने चीनी यात्री हेनसंग जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था और तत्कालीन बौद्ध स्थलों की यात्रा की थी। ये कोई विशेषकर नहीं है, स्थलीय पर ध्यान नहीं, स्थलीकरण पर ध्यान नहीं। इसके उत्खननों में एक बड़ी कमी यह थी कि ये पुरातात्विक पुरावशेषों की प्राप्ति के स्तर पर आवश्यक ध्यान नहीं देते थे। देखिए, इसकी कमी ये भी थी कि ये लोग उत्खनन पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। उत्खनन करा के फिर छोड़ते फिर कराते थे। स्थलीय की समस्या का निदान हिलर महोदय ने किया। देखिए, स्थलीकरण समस्याओं का समाधान निदान हिलर ने किया। सभ्यता का प्रसार का प्रश्न, तो भी कोई पढ़ना जरूरी नहीं। पुरातत्व स्रोतों की पूरी जानकारी नहीं, पुरातात्विक स्रोतों की पूरी जानकारी नहीं, यानी पुरातात्विक यानी पुरानों स्रोतों की पूरी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़ी अन्य समस्याएं भी थे। एक बड़ी समस्या यह है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भौतिक जीवन के विषय में जानकारी तो मिलती है, परंतु सभ्यता के संबंध अन्य पहलू अनुत्तरित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा राज्यों संगठन सामाजिक संरचना की स्पष्ट जानकारी तब तक नहीं हो सकती जब तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जब तक नहीं हो सकती जब तक कहीं लिखित जानकारी उस पर प्राप्त ना हो। हड़प्पा लिपि की जानकारी जब तक पूरी नहीं होती तब तक इस विषय में हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। देखिए, हम लोग अनुमानता से इसको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी को पढ़ते हैं। जब तक कोई लिखित जानकारी हमको प्राप्त न हो जाती तब तक ये ज्ञान अधूरा ही रहेगा। ये पुरावशेषों का वर्गीकरण। एक अन्य समस्या यह है कि प्राप्त पुरावशेषों के वर्गीकरण कैसे किया जाए एवं उसके आधार पर यह निष्कर्ष कैसे निकाला जाए इनकी किस प्रकार की गई। ठीक है, इसको भी आप लोग कोई धार्मिक जीवन के चित्रण की समस्या है। पुरावशेषों के अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या इसके आधार पर प्राचीन सभ्यताओं का वास्तविक चित्रण करना। हड़प्पा सभ्यता में स्तंभ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के धार्मिक जीवन का वास्तविक चित्रण है। क्या मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां जिन्हें विभिन्न स्वरूपों में दिखलाया गया मातृदेवी की प्रतिथि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की पुरुष मूर्ति क्या वास्तव में पुरोहित राजा की थी। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानगार क्या वास्तव में अनुष्ठानिक स्नान के लिए था। कालिंग पंगन और लोथल से प्राप्त वेदिकाओं का प्रयोजन क्या था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अनुमानता ही है। ठीक है, शिव हड़प्पा सभ्यता का प्रधान पुरुष देवता थे। जो हड़प्पा सभ्यता में शिव थे वे हड़प्पा सभ्यता के प्रधान पुरुष देवता थे। ठीक है, परंतु सांड जिसे शिव का वाहन माना जाता है का चित्र मुहर में नहीं है। देखिए, शिव को हड़प्पा सभ्यता के प्रधान पुरुष देवता थे, लेकिन जो उनका सवारी है क्या बोलते हैं, परंतु सांड जिसे शिव का वाहन माना जाता है उसका ही चित्रण इस मुहर पर नहीं था। इसी प्रकार ऋग्वेद में जिस रुद्र देवता का उल्लेख किया गया है और जिसे बाद में शिव माना गया है उसका स्वरूप मुहर में दी गई चित्र से मेल नहीं खाता है। इस आधार पर पुरातत्ववेत्ता यह अनुमानता लगाते हैं कि मुहर पर पशुपति का चित्र न होकर समन का चित्र है जिसमें जादुई शक्तियाँ थी। ये पुरुष स्त्री दोनों हो सकते हैं। देखिए, अनुमानता ही है ये सब। इस नए तर्क से पशुपति शिव की पूजा की अवधारणा बदल जाती है। चलिए, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए, जितना समझाना था उतना समझा दिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को लाएंगे। उसके बाद
देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।